Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the thermochemistry and energetics. Let's start. आज जो हमारा लेक्चर है वो असल में पहला हिस्सा है थर्मोकेमिस्ट्री का और एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शन का। ये दो लेक्चर्स पे मुश्तमिल है। ये इस यूनिट के पहले हिस्से के अंदर हम कुछ टर्म्स हैं, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारी टर्म्स हैं जो एक एक करके हमें डिस्क्राइब करनी है, उनका एनालिसिस करना है और उनको समझना है। उसके बाद सेकेंड लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉज जैसे कि हेस लॉ और एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के मुतालिक डिस्कशन करेंगे। ये टर्म से मुतालिक जो MCQs आते हैं वो यूजुअली इनके समटाइम आपस में कंपैरिजन से मुतालिक होते हैं और समटाइम वो ऐसे होते हैं जो इंतहाई जेनेरिक होते हैं। लेकिन हमारे लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है और हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी इनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज हमने डेफिनेशंस को याद करने के बजाय इनके कंपैरिजन्स को समझना है ताकि हमारा कंसर्न जो है वो पूरा हो सके कि एंट्री टेस्ट की तैयारी में हमारे लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो, जो हमारे इंक्लूड है सिलेबस के अंदर, और हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपने MCQs को अटेम्प्ट कर सकें। सो सेकंड लेक्चर के बाद हम इस लेक्चर का और सेकंड लेक्चर के बाद जो MCQs होंगे उसमें हम ओवरऑल सिनेरियो इस पूरे यूनिट का डिस्कस करेंगे। सो फॉर अ टाइम बिंग, चूँकि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ टर्म्स डिस्कस करनी है, मैं आपको उससे रिलेटेड MCQs के बारे में हिंट्स तो देता जाऊंगा, लेकिन हम सेकंड लेक्चर के बाद डिटेल से उनके MCQs डिस्कस करेंगे बजाय साथ साथ डिस्कस करने के। हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट लेक्चर है ये थर्मोकेमिस्ट्री का, सेकंड लेक्चर हम इसके बाद पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहली जो टर्म हमने डिस्कस करनी है ना वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ना असल में क्वांटिटेटिव रिलेशन डिस्कस करती है बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम इसमें एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स की क्वांटिटेटिव रिलेशन को स्टडी करते हैं। वैसे भी थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर के नाम से आप बहुत सारी डिटेल्स पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस ईयर्स के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जिसमें हमने थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ बार बार सुना है। ये असल में एनर्जी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, हीट ऑफ वेपर, इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसमें इंक्लूड होती हैं और इनका रिलेशन जो है वो हम स्टडी करते हैं। पहली बात तो ये है, इसमें हम स्टडी क्या क्या करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर जो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। हम इंटरनल एनर्जी, हम एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसके अलावा हम स्टडी करेंगे हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क फॉर गैसेस। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सी टर्म्स हैं जिनका क्वांटिटेटिव रिलेशन हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ये गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी ना असल में आपको ये बताएगी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वहाँ से हम आइडिया लगाएंगे, यहाँ ज़ीरो है, आइडिया लगाएंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है, नहीं है, इक्विलिब्रियम पे है, एक्सेट्रा। E इंटरनल एनर्जी है, H एंथैल्पी है, सिस्टम के हीट कंटेंट है, टोटल आपका Q हीट है और W जो है वो वर्क है। इन सारों को हम डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक्स के अंदर ना हम नहीं डिस्कस करते, समटाइम ये आ जाता है, एक MCQ नज़रों से गुजरा था किसी हेल्पिंग मटेरियल में या पास पेपर के अंदर कि थर्मोडायनामिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। ऑल्दो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से बढ़ाने से कम या ज़्यादा होता है, लेकिन वो रिएक्शन काइनेटिक्स का टॉपिक है। हम रेट ऑफ रिएक्शन को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम किसको डिस्कस करेंगे? हम मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम एटॉमिक लेवल पर जाने के बजाय जनरली बात करेंगे। टेम्परेचर क्या है, हीट कितनी निकल गई, हीट कितनी आ गई, उसका एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर कि हमारा इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में क्या रिलेशन है और हम कब देखते हैं कि इनका जो चेंज है वो बराबर होता है।
हम इसमें सिस्टम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जब मैं थर्मोडायनामिक्स का नाम ले रहा हूँ ना, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपने सिस्टम में मौजूद एनर्जी की चेंजेस को। अगर मेरे पास थर्मोडायनामिक्स का नाम होगा तो मेरे पास सिस्टम में एनर्जी चेंजेस का रोल होगा जिसको मुझे डिस्कस करना है। समटाइम होता यूँ है, मिसाल के तौर पे आप घर में ये डेली देखते हैं कि अगर आप पानी को एनर्जी देते हैं हीट के ज़रिए, गर्म करते हैं ना, बॉयल करते हैं, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। वो फिज़िकल चेंज होती है क्या, वो लिक्विड से वेपर्स में बदल जाता है। आप अंडा उबालते हैं, उसमें गर्म करने से केमिकल चेंज आ जाता है। तो इसका मतलब हीट का कंसर्न है हमारी चेंजेस से, सिस्टम से। तो सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिकली जो चेंजेस आती हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम इसमें सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिस्टम क्या है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिस्टम होता क्या है? सिस्टम इज एनीथिंग, अगर मैं एक्यूरेटली केमिस्ट्री का वर्ड इस्तेमाल करूं तो सब्सटेंस या मटेरियल अंडर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम वो चीज़ है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप पानी को गर्म करेंगे तो पानी हीट गेन करके बॉयल होना शुरू हो जाएगा। पानी सिस्टम है, उसको देख रहे हैं ना, अच्छा ये क्या हो रहा है, सिस्टम है वो। तो सिस्टम इज समथिंग जिसकी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है उसको। तो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, दोनों चेंजेस को आप सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम वही है जिसमें केमिकल चेंज ऑब्जर्व की जाती है, उसमें फिजिकल चेंज भी ऑब्जर्व की जा सकती है। सिस्टम की टाइप्स हैं। अब सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं? हमारे पास सिस्टम की 3 कंसीडर होती हैं टाइप्स, और वो 3 कौन कौन सी हैं? पहली है ओपन सिस्टम, दूसरी है क्लोज्ड सिस्टम, तीसरी है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड को आप यूं समझें दूसरी दुनिया से कटा हुआ, अलहदा, अकेला, तन्हा। आइसोलेटेड का ये मतलब होता है। खैर, ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का चेंज होता है, एक्सचेंज हो रहा होता है। मसलन एक सिस्टम है, उसमें एनर्जी ऐड हो रही है, उसमें मैटर भी ऐड हो सकती है, ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम। ओपन, खुला हुआ। आप यूं समझें कि एक कंटेनर है, उसमें आपने एक गैस फिल की है और उसमें एक सुराख है जिससे वो गैस डिफ्यूज़ कर रही है। आप उसे हीट करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, मैटर निकल के कंटेनर से बाहर आ रही है, एक्सचेंज हो रहा है मैटर का। आप किस तरह हो रहा है, इन और आउट हो रही है मैटर। और दूसरा, हीट आप उसे सप्लाई कर रहे हैं जिससे एनर्जी कंटेंट्स जो हैं उसके वो चेंज होते जाएंगे। सो ओपन सिस्टम वो है कि जिसमें आप मैटर और उसकी एनर्जी या एनर्जी आप हीट के ज़रिए दे सकते हैं, कंटेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। वो ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आप सिर्फ मैटर के अलावा एनर्जी को ही छेड़ सकते हैं। नो, उसमें मैटर और एनर्जी दोनों की इनपुट आउटपुट पॉसिबल है, वो ओपन सिस्टम कहलाएगा। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है ना उसका एक्सचेंज पॉसिबल हो। अब बड़ी सादी सी बात है, एक कंटेनर है, उसमें गैस फिल है और गैस को एस्केप होने के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप यूं समझ लें, ये कंटेनर है, ये कंटेनर में ये पिस्टन लगा है और ये पिस्टन ऐसे फिट हुआ है कि गैस के लीकेजेस के कोई चांस नहीं है, और ये गैस इसमें फिल्ड है। आप इसे हीट करें, ये गैस हीट गेन कर लेगी, एनर्जी बढ़ जाएगी इस गैस की, उससे इसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा। लेकिन ये सिस्टम क्लोज्ड है क्योंकि आपने उसका वॉल्यूम एक्सपैंड मैटर ऐड करके नहीं किया, हीट के चेंज से किया है। तो हीट चेंज जहाँ पे पॉसिबल हो, हीट की इन और आउट पॉसिबल हो, मैटर का इन और आउट पॉसिबल ना हो, ऐसा सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम कहलाएगा। आप सब जानते हैं कि गैसेस को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम एक कंटेनर लेते थे जो क्लोज्ड होता था बाय द हेल्प ऑफ पिस्टन। वो ऐसे सिस्टम यूजुअली हम गैसेस में बेशबहा बार बड़ी दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना एनर्जी और ना ही मैटर
का एक्सचेंज जो है ना, इन और आउट जो है वो पॉसिबल हो, यानी कि ना वो एक तन्हा अकेला सिस्टम है, उसमें ना एनर्जी चेंज आ रहा है ना मैटर चेंज आ रहा है, वो आइसोलेट हो चुका हुआ है, सिस्टम से कट चुका हुआ है। ये आप यूं ही समझ लें कि एक कंटेनर है गैस का भरा हुआ और वो स्पेस में है, स्पेस में ऐसी जगह पे है जहां पे वो एनर्जी गेन भी नहीं कर सकता, लूज भी नहीं कर सकता, वैक्यूम में है, टेक्निकली वैक्यूम में है। अब वो एनर्जी गेन भी नहीं कर सकता और लूज भी नहीं कर सकता। हाँ, सन रेज उस पर पड़ेंगी तो वो एनर्जी गेन कर जाएगा, बट मैंने ऐसे वैक्यूम में रखा है जहां पे अंधेरा है और वो ना एनर्जी गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है, और ना ही उसके अंदर का मटेरियल बाहर निकल सकता है। बाहर तो कोई मटेरियल है नहीं, वैक्यूम है जो अंदर जा सके। इन दैट केस वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में मैस चेंज नहीं होता, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी चेंज नहीं होता, लेकिन क्लोज सिस्टम में एनर्जी चेंज हो सकता है, मैस चेंज नहीं होएगा। ओपन सिस्टम के अंदर मैस और एनर्जी दोनों चेंज होती हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। वरना ओपन सिस्टम क्यों कहलाए? हमारा जो कंसर्न होता है ना ज़्यादातर गैसेस के अंदर, वो क्लोज सिस्टम में होता है। आइसोलेटेड का वर्ड हमने यूजुअली ऐसी जगह पे पढ़ा है जहां आप आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, फिर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, वहाँ अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे आप आइसोलेटेड गैसियस स्टेट का। तो उसका मतलब एक ऐसा एटम जो आपके पास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम्स नहीं है, आइसोलेटेड है, और आप उसे क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहे, वो तन्हा था, दूर था। लेकिन यहाँ पे जो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है ना, सिस्टम, एटम नहीं, सिस्टम, मैक्रोस्कोपिकली बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसा होगा जिसमें ना एनर्जी ऐड होगी, ना एनर्जी रिलीज होगी, ना मैटर ऐड होगी, ना मैटर कम होगी, निकलेगी, रिलीज होगी। सिस्टम वो है जो हम, मतलब ये गैस जो थी ये सिस्टम थी। अब इसके अलावा जितनी कायनात है, यानी कि आप यूं समझ लें यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, वो सराउंडिंग कहलाएगा। यूनिवर्स जो सिस्टम के अलावा है वो सराउंडिंग कहलाएगा। आपने एक बात याद रखनी है, इसमें वो कंटेनर भी होता है जिसके अंदर आपने सिस्टम रखा होता है। मसलन मैंने एक सोडियम मेटल का पीस रखा है HCl के अंदर। अब HCl और सोडियम मेटल जो है ना वो मेरे सिस्टम है, लेकिन जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रहा है वो बीकर सिस्टम नहीं है, वो सराउंडिंग है। और सराउंडिंग बीकर के अलावा वो एनवायरनमेंट भी है जिसमें वो पड़ा हुआ है। होता यूं है कि इनकी डिफरेंसेस क्यों करना है, मीन्स क्या इतना फ़ायदा होता है? जब कोई रिएक्शन होता है या फिजिकल चेंज होता है ना, तो हीट या एनर्जी एक सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में चली जाती है, सराउंडिंग से समटाइम्स सिस्टम में ऐड अप हो जाती है टेम्परेचर डिफरेंस से। और इन दैट केस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ गई है, तो हम एक डिस्टिंग्विश रखते हैं इन दो चीज़ों में। बाउंड्री दो तरह की होती है, इमेजिनरी या रियल। मतलब एक गैस कंटेनर में क्लोज्ड है तो उसकी जो कंटेनर की सरफेस है इंटरनल, वो एक रियल समझी जाएगी बाउंड्री। और अगर मैंने एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, एक ग्लास में मैंने पानी रखा हुआ है, तो पानी की जो ऊपरली सरफेस है ये, और जो एयर है उसका, जहाँ पे ये वाटर है ये एयर है, जहाँ पे इन दोनों का कांटेक्ट होता है, मैं अज्यूम कर लेता वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है जो एयर और वाटर को फ़र्क कर रही है। डेट इज़ एक्चुअली अ इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये तीन जो डेफिनेशंस हैं ये आपको जनरली पता होने चाहिए। कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड MCQ बनता है। मिसाल के तौर पे ये एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क के अंदर ये पड़ा है एक मेटल का पीस पोटाशियम का, ठीक है। आपने इसे हीट किया, हीट करने पे अगर इस मेटल में कोई चेंज आती है, फिजिकल मेल्टिंग वगैरह, तो उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, फिजिकल चेंज। अब ये ऊपर से क्लोज्ड है, क्योंकि अगर एयर की मौजूदगी में अगर मैं उसे हीट करूंगा तो एयर से इतना स्पीडली रिएक्शन करेगा कि
देयर आर चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन। तो मैं इसको जिस भी फ्लास्क में बंद किया हुआ है वो एयर टाइट है, सील्ड है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ताकि पोटाशियम एयर से रिएक्शन ना कर ले, ऑक्सीजन से बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन करता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो पोटाशियम की हम फिजिकल चेंज को देख रहे हैं। अब आप अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें ना, तो आपने क्या करना है, आपने एक्सट्रैक्ट करनी है इंफॉर्मेशन। अब क्या इंफॉर्मेशन क्या है, जो आपका ये पीस है, ये है आपका सिस्टम। आप कहेंगे फिजिकल चेंज है, जी फिजिकल है या केमिकल चेंज है, वी डोंट केयर, हमारा दोनों चेंजेस आ सकती हैं सिस्टम में। जो इसके इर्द गिर्द इमेजिनरी एरिया लाइन है वो बाउंड्री है, और फ्लास्क बेंसन बर्नर जिससे आप हीट कर रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द एयर, वो सारी की सारी जो है वो सराउंडिंग है। तो आपने ये फर्क अपने जहन में रखना है कि इनमें क्या फ़र्क है। अब चलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम की तरफ। सिस्टम जो होता है उसकी डिस्क्रिप्शन करने के लिए हम स्टेट ऑफ अ फंक्शन को कहते हैं। मतलब हम किसी सिस्टम की डिस्क्रिप्शन को बयान कर रहे हैं तो हम कहेंगे हम उसकी स्टेट को बयान कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। आप कहेंगे स्टेट को कैसे बयान किया जा सकता है, ये देखें, मैंने कहा इसका वॉल्यूम था V1, हीट करने पे हो गया V2। मैंने बताया स्टेट ऑफ द सिस्टम में वॉल्यूम उसको डिस्क्राइब कर रहा है सिस्टम को, और वॉल्यूम में चेंज आ गया टेम्परेचर के चेंज करने से, हीट को देने से वॉल्यूम में चेंज आ गया। सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके अलावा उसकी कंपोजिशन, उसकी एंथैल्पी, उसकी इंटरनल एनर्जी और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे पास किसी भी सिस्टम की जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअली स्टेट ऑफ द सिस्टम है। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज समथिंग विच इज एक्चुअली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम। अब स्टेट ऑफ अ सिस्टम में जो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ उसको एक्सप्लेन करती हैं वो मैक्रोस्कोपिक वैल्यूज़ जो सिस्टम को एक्सप्लेन करती हैं उनको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ मैक्रोस्कोपिक हो सकती हैं, वेरिएबल कहला सकते हैं, उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, क्योंकि हम तो एटॉमिक लेवल पे थोड़ी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ओवरऑल बल्क लेवल पे बात कर रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज़ हो सकती है मैक्रोस्कोपिक, हम उनको वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, वो चेंज हो रही होती हैं। और आपने एक बात याद रखनी है, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ भी कहलाती हैं अगर वो हीट से रिलेटेड हो। तो ये सिस्टम की डिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम अगर सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो स्टेट ऑफ द सिस्टम बन जाएगा अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को। अब आप कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये क्या है, सॉलिड पोटाशियम है, सॉलिड पोटाशियम है, इसकी अमाउंट मैस डिस्क्राइब करेगा कि कितना पोटाशियम लिया। पोटाशियम नाम कंपोजिशन के पोटाशियम मेटल है। तो ये सारी चीज़ें इसको डिस्क्राइब कर रही हैं, ये कहलाएंगी स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो उसमें स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या वेरिएबल यूज़ होते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन, एंथैल्पी, एनर्जी, उनको क्या कहा है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, वेरिएबल प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। हमारा कंसर्न थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ है, होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन के लिए ये जो प्रॉपर्टीज़ या वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ये क्या किस्म के हो सकते हैं, ये दो तरह के होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं या पाथ फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन वो डिस्क्राइब करने के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम को जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिपेंड नहीं करती पाथ पे। दूसरा, ये सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे या स्टेट पे, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है उसकी, फाइनल वॉल्यूम क्या है, कंडीशन क्या है। इसकी मिसाल लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, ये एक से कोई पहाड़ है, हाइटेड एरिया है, ये कंटेनर है, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। दो तरीके हैं, यहाँ से यहाँ ले जाऊँ या ये पाथ 1 है। दूसरा पाथ क्या है, पहले यहाँ से यहाँ जाऊँ फिर यहाँ से यहाँ जाऊँ, ये पाथ 2 है।
पाथ 1 में डिस्प्लेसमेंट कम है, पाथ 2 में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ जाऊँ या यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी का आपको फार्मूला पता है, mgh। मैथ तो वही रहना है कंटेनर का, ग्रेविटी भी वही है। h हाइट चेंज हुई है, हाइट इस तरह जाके भी इतनी चेंज हुई है, इस तरह जाके भी इतनी चेंज हुई है, लिहाजा वो एक स्टेट फंक्शन होगी। सेम फॉर द वॉल्यूम, टेम्परेचर, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी वगैरह, ये वो हैं डिपेंड्स अपॉन पाथ। अब आप कहेंगे वो कैसे? ये देखें, ये पाथ 1 था इस तरह, पाथ 2 था ऐसे, P2। अब पाथ 1 और पाथ 2 जो है, ये दोनों जो है डिफरेंट है, इनमें डिस्प्लेसमेंट का फर्क है, P2 में ज़्यादा, P1 में कम है। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें P1 का वर्क कुछ और होगा, P2 का वर्क कुछ और होगा। तो वर्क जो है एक पाथ फंक्शन है, इसके अलावा हीट एक पाथ फंक्शन है, और इसके अलावा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ जो सेल होती है वो भी एक पाथ फंक्शन है। तो आपने याद रखना है कि पाथ फंक्शंस जो होते हैं ना वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ये अब फ़र्क इसमें आपने याद रखना है। हम स्टेट फंक्शन पे जोर देंगे, पाथ फंक्शन में वर्क और हीट को हम रिलेट करेंगे, मगर अभी नहीं। अभी हमारा कंसर्न ज़्यादातर होगा कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी वगैरह में क्या फ़र्क है। इंटेंसिव होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं। अब इसका कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? एक आसान काम, ये एक बीकर है, इसमें हमने ये वाटर की फिलिंग कर ली, पानी भर लिया, इसके दरमियान में मैं एक पार्टीशन लगा देता हूँ। अब आधा पानी इधर हो गया, आधा पानी उधर। जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया दो हिस्सों का, पहले कलेक्टिव वॉल्यूम था, अब इधर वाला वॉल्यूम से V1 है, उधर वाला वॉल्यूम V2 है। तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो थी वो पूरे सिस्टम की थी, अब सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया पार्टीशन लगा के, तो वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सेम फॉर द इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी। इसको ज़रा दूसरी तरफ ले जाएं, क्या टेम्परेचर तब्दील हुआ? नहीं, टेम्परेचर तो तब तब्दील होगा जब मैं इसकी क्या नाम है हीट दे के उसका इंक्रीज़ करूँगा या डिक्रीज़ करूँगा। हीट फ्लो तो है नहीं, तो टेम्परेचर कहाँ से चेंज होगा? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे टेम्परेचर नहीं डिपेंड कर रहा। दूसरी बात, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं तब्दील होगा। क्यों नहीं तब्दील होगा? वेपर प्रेशर इसका अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑन टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो उसमें प्रेजेंट होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हर प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैस पे डिपेंड नहीं करती, कुछ प्रॉपर्टीज़ उससे मुबर्रा भी हैं, उसके अलावा भी हैं, उनमें टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वगैरह जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपका एक होमवर्क है, हीट और वर्क कौन सी प्रॉपर्टी है, ये अब आपने स्टडी करना है और इसको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए। अब चलते हैं हम हीट और वर्क के ऊपर कि ये इनमें क्या फ़र्क है। देखें, हीट जो होता है ना, हीट ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करती है, ट्रांसफ़र होती है, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम। यानी कि मिसाल के तौर पे आपका ये एक कंटेनर है, कंटेनर में ये आपका सिस्टम है जिसमें मैं लाइनें लगा रहा हूँ। तो अगर इस सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए या इस सिस्टम की तरफ एनर्जी ऐड हो जाए तो उसे हम कहेंगे हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर ड्यू टू, अब ये कब होगी? डिफरेंस इन टेम्परेचर के वजह से।
अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट का ट्रांसफ़र होगा। आप ऐसा करें, एक ठंडा पानी का गिलास कमरे में रख दें, ठंडा होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों? सराउंडिंग से हीट उस पानी के गिलास में आ गई और उसने उसका टेम्परेचर वही कर दिया जो सराउंडिंग का है। ऐसा करें, एक गर्म पानी का गिलास कमरे में रख दें, क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का गिलास ठंडा हो जाएगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ पे टेम्परेचर हाई है और जहाँ पे टेम्परेचर लो है, हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो की तरफ। सो अगर T2 हाई है, T1 लो है, तो T2 से T1 की तरफ जो है ना, वो आपकी हीट जो है वो फ्लो करेगी हमेशा की तरह। अब याद रखिएगा ये पाथ फंक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, हीट जो होती है, हीट वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकती है, एंथैल्पी चेंज में भी हम पढ़ेंगे। क्यों? दो होती हैं, मीन्स आप पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब है आपने हीट ऐड की है सिस्टम में, और नेगेटिव का मतलब है आपने हीट क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है सिस्टम से। तो सिस्टम से हीट रिमूव कर देना नेगेटिव कंसीडर होता है, सिस्टम में हीट ऐड कर देना पॉजिटिव कंसीडर होता है। हीट कब तक ट्रांसफर होगी, ये क्वेश्चन है, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि आपकी हीट कब तक ट्रांसफर होगी। अब इसको समझने के लिए आप ये देखें कि जब तक दो टेम्परेचर डिफरेंसेस है ना, T1 T2, ये दोनों टेम्परेचर का लेवल बराबर नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। हीट ट्रांसफर होना कब आपको लग रहा है कि हीट ट्रांसफर बंद हो गई है? कब? जब टेम्परेचर चेंज जो है वो ना रहे। इन दैट केस आप कहेंगे कि अब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। टेक्निकली असल में टेम्परेचर चेंज के बिना हीट फ्लो नहीं करती। वर्क इसको उलट है, ये मैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क कंसिडर कर रहा हूं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कंसिडर कर रहा हूं मैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर या बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब आप कहेंगे चेंज इन प्रेशर से कैसे ये ट्रांसफर होती है? देखिए, अगर प्रेशर डिफरेंस होगा ना तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ तो हम उसे वर्क के खाते में डाल देते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, हम उसे हीट के खाते में डाल देते हैं। अब हीट अगर आपने मैयर करनी हो मिसाल के तो, अच्छा पहले इसके साथ साइंस भी मैयर करने पड़ेंगे हमें। वर्क जो होता है, वर्क ये दो साइंस रखता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। मैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव वर्क तब होगा जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, ऑन द सिस्टम पर वर्क किया जाए तो वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वर्क कब होगा? जब सिस्टम वर्क करेगा बाय द सिस्टम। आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर इसको जरा देख लेते हैं। उस कंटेनर में ये जो पिस्टन लगा हुआ ना, मूवेबल है। आपने इसमें गैस भर दी 3 मोल, तो वो क्या करेगी, वो पिस्टन उठा के ऊपर ले जाएगी। ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये नेगेटिव है। और अगर मैं सिस्टम पे, कंटेनर पे हाथ रख के उसे दबा दूं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये पॉजिटिव है। आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है। अब इसके साथ साइन मसलन ये देखें, वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस पी डेल्टा वी, वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस पी डेल्टा वी। ये आपने अब याद रखनी है इन बेसिक डिटेल्स को। अच्छा, ये पार्ट डिपेंडेंट है, इसको हरगिज़ आप स्टेट फंक्शन में ना ऐड कर दीजिएगा। ये पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट को मेजर करने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट, वो कैलोरी मीटर्स हैं। कैलोरी मीटर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक ग्लास कैलोरी मीटर है, सिंपल कैलोरी मीटर है, दूसरा बॉम्ब कैलोरी मीटर है। उसमें हीट क्यों मेजर होती थी? बाय द फार्मूला एम एस डेल्टा टी, एम
एस डेल्टा टी, एम मैस होता था, एस होता था स्पेसिफिक हीट होती थी सब्सटेंस की, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होता था। और इसके अलावा अगर आप बॉम्ब कैलोरीमीटर के ज़रिए हीट मेजर करते थे तो वो सी पी डेल्टा टी होती थी। अब दोनों सूरतों में आप टेम्परेचर चेंज जो मेजर कर रहे हैं वो केल्विन में है, यानी कि आप केल्विन में टेम्परेचर चेंज मेजर करके, वैसे डिग्री में भी मेजर हो सकता है, लेकिन आप जो टेम्परेचर चेंज मेजर करते हैं वो आपका कंसिडर होता है इन टर्म्स ऑफ फार्मूले के ज़रिए, वो हीट से आप उसमें हीट को मेजर कर सकते हैं, कितनी हीट निकली है रिएक्शन में, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब चलते हैं हम अपने एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो डेफिनेशन है। एक तो इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तौर पे भी लिया जाता है कि ही एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ना एनर्जी बनाई जा सकती है, ना एनर्जी ख़त्म की जा सकती है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एनर्जी कैन ओनली be converted from one form to another cannot be created or destroyed। अब ये आपने बात को समझना है, इसको एक और टर्म्स में भी किया जाता है। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें हीट रिलीज हुई, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, सराउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब वो सारा यूनिवर्स इंक्लूडिंग सिस्टम, उसमें एक जगह की एनर्जी कम हो गई, एक जगह की ज़्यादा हो गई, रहा तो वो यूनिवर्स के अंदर ही ना, एनर्जी बस ट्रैवल कर गई हीट की सूरत में सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, या कोई ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें हीट एब्जॉर्ब हुई, उसमें सिर्फ एनर्जी ट्रैवल कर गई है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो आपके यूनिवर्स के अंदर ही एनर्जी भाग फिर रही है, वो बाहर नहीं निकल रही, नई नहीं बन रही, ख़त्म नहीं हो रही, सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है। अब स्टूडेंट्स, हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी कुछ टर्म्स है जिनको कंपेयर करना है, देन हम अल्टीमेटली अपने गोल की तरफ पहुंचेंगे। जो हमारा आज का कंसर्न है वो है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी इज़ अ टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच इज़ अंडर कंसिडरेशन। अब टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हर किस्म की, पोटेंशियल एनर्जी हर किस्म की। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फ़र्क अभी हम ज़रा देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी किस किस्म की हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी आपकी ट्रांसलेशनल हो सकती है, यानी कि मॉलिक्यूल जो भागते फिर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ज़मरे में आती है। गैसेस में या लिक्विड्स में, वैसे गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। दूसरी है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जो एक और होती है काइनेटिक एनर्जी, डेट इज़ एक्चुअली वाइब्रेशनल। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जो मॉलिक्यूल्स की रोटेशन से बनती है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ एटम से मिलकर बने होते हैं। नोबल गैसेस के लिए ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वो मॉलिक्यूल ही नहीं बनाती, तो घूमेगा किस एक्सिस पे? मॉलिक्यूल के वो स्पिन होता है, जो एटम अपने इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन अ सर्टेन एक्सिस घूमने की वजह से
प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन करने से वजूद में आती है या बनती है या उनमें होती है। खैर उनमें होती है तो उसकी वजह से वो वाइब्रेशन करते हैं, ना कि वो वजूद में आती है। वाइब्रेशन इसलिए हो रही होती है कि उनमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। जो लिक्विड्स होते हैं मॉलिक्यूल, उनमें ये तीनों होती हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ सॉलिड्स में होती है, लिक्विड्स में ये तीनों होती हैं, गैसेस में ये तीनों होती हैं, नोबल गैस में सिर्फ ट्रांसलेशनल होती है, ओनली इन नोबल गैसेस। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारी ना दो किस्म की है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या मतलब है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन दोनों पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को चेंज कर सकती हैं। अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन, अट्रैक्शन हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, रिपल्शन हो रही है तो दे आर गेनिंग एनर्जी। टेक्निकली आप ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन उसकी पोटेंशियल एनर्जी को शो करती है। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स ने बॉन्ड बनाए होते हैं वो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के ज़मरे में आते हैं, हिस्से में आते हैं। वो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है या कोई भी बॉन्ड मौजूद है, आपका वो सारा का सारा कंसर्न होगा इंट्रा के अंदर। तो हर किस्म की बॉन्डिंग, अट्रैक्शन, रिपल्शन, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर, और हर किस्म की काइनेटिक, इन सारों को जमा कर लो तो आपकी इंटरनल एनर्जी बनती है। इसको शो किया जाता है ई से, जो सिंबल है वो ई है, ये स्टेट फंक्शन है। अच्छा, एक अजीब सी बात है, आप ई को, एब्सोल्यूट ई को, यानी कि आप कहेंगे ये सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी 200 जाउल है, ये मैयर नहीं कर सकते। आप एब्सोल्यूट ई की वैल्यू मैयर नहीं, चेंज मैयर कर सकते हैं, आप इसको एब्सोल्यूट मैयर नहीं कर सकते। ये स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब यानी कि ये डिपेंड करती है अमाउंट पे। ई को आप मैयर नहीं कर सकते एब्सोल्युटली, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैयर कर सकते हैं। ये बस आपने याद रखना है, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैयर, वो कैसे मैयर कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होता है हीट गेन या लॉस्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? बड़ा सादा सा तरीका है, एक कंटेनर लें, इसमें गैस फिल करें, इसके ऊपर पिस्टन लगाएं और इस पिस्टन को लॉक कर दें। यहाँ से लॉक कर दिया है, रोक दिया है। नाउ प्रोवाइड हीट, हीट देंगे तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी ही बढ़ाएगी, वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगी। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रख कर दिया हमने पिस्टन को लॉक करके। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी ही चेंज होगी बाय द हीट। आप हीट दी आपने, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। एंथैल्पी, अच्छा एंथैल्पी दो वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है किसी सिस्टम में हीट के कंटेंट्स। तो टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ अ सिस्टम, इसको एच से शो किया जाता है। अच्छा, ये भी इसकी तरह स्टेट फंक्शन है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन या स्टेट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक बात आपने याद रखनी है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो ये कि डेल्टा एच मैयर किया जा सकता है, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू मैयर नहीं की जा सकती। आप डेल्टा एच को मैयर कर सकते हैं, आप डेल्टा एच की मैयरमेंट यानी कि चेंज इन एंथैल्पी मैयर कर सकते हैं, आप एच की एब्सोल्यूट वैल्यू को मैयर नहीं कर सकते। अच्छा, डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। मिसाल के तौर पे आप ऐसा करें, एक कंटेनर लें, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है और ये इसके ऊपर एक सर्टेन पिस्टन है, ये मूव कर सकता है, ये लॉक नहीं है। आप इसमें गैस भरें, अब जब आप इसमें गैस फिल करेंगे
तो ये पिस्टन की मूवमेंट अपवर्ड हो सकती है। हीट देंगे तो पिस्टन की मूवमेंट अपवर्ड हो सकती है, लेकिन आपने क्या किया हुआ, आपने इसको अंडर कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है। मसलन आप इसे बाहर रख दें सेन में, तो ये 760 मिलीमीटर मरकरी इस पे कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहेगा। अब जो भी चेंज आएगा ड्यू टू हीट वो एंथैल्पी चेंज कंसिडर होगा। वैसे H जो होता है वो इक्वल होता है E प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब याद रखना है इंटरनल एनर्जी और PV और H का आपस में क्या रिलेशन है। जो एंथैल्पी H होता है ना, H वो E से ग्रेटर है। कहेंगे ऐसा क्यों है? असल में आप देखें PV में E ऐड किया जा रहा है तो H की वैल्यू आ रही है। सो आप यूं समझ लें कि H की वैल्यू जो होगी वो E से ग्रेटर होगी। खैर QP जो होता है ना वो QV से ग्रेटर, यानी कि ये जो वैल्यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज, इनमें ऐसा रिलेशन है कि QP जो होता है वो QV से ग्रेटर होता है। क्यों? QP ने वॉल्यूम चेंज भी करना है, यानी कि वर्क भी करना है। यानी कि आपने पिस्टन को लॉक थोड़ी किया कि वो ऊपर ना जा सके नीचे ना जा सके। जब पिस्टन को सिस्टम उठाएगा तो वो उस पर वर्क करेगा, तो एनर्जी का कुछ हिस्सा तो आपका जो सिस्टम है वो वर्क करने में लगा रहा है। और जो QP की दूसरा हिस्सा है डैट इज़ एक्चुअली इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के काम आता है। तो QP दो काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू QV, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है QV से। सो ये एक MCQ है इम्पोर्टेंट कि आपका QP इज ग्रेटर देन QV, मीन्स QP की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है QV से। गैसेस के लिए इनका क्या रिलेशन है, डेल्टा H और डेल्टा E का, इंटरनल एनर्जी में चेंज और एंथैल्पी में चेंज। फॉर गैसेस जैसा कि मैं पहले बताया है ये ग्रेटर होता है फॉर एज कम्पेयर टू इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी चेंज ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल एनर्जी। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड में ना वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिस तरह इंटरनल एनर्जी में पिस्टन को लॉक करके आपने वॉल्यूम कांस्टेंट किया है, इसी तरह लिक्विड और सॉलिड में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। लिहाजा इसमें एंथैल्पी चेंज तकरीबन बराबर होता है इंटरनल एनर्जी के चेंज के। तो ये ज़्यादातर ये वाला MCQ इम्पोर्टेंट है जो आपने कंसिडर करना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बारे में बात की जा रही है, मतलब गैस के बारे में बात की जा रही हो तो कोई और नज़रिया है, सॉलिड और लिक्विड के लिए बात की जा रही हो तो कोई और नज़रिया है। आप दोनों के लिए सेम नज़रिया सेम तरीका सोच अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए अगर आप गैस को गर्म करते हैं ना तो वो एक्सपैंड करती है, या ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, मीन्स देयर इज़ अ वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज आ रहा है तो उस पर वर्क हो रहा है या किया जा रहा है या जो भी है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब वॉल्यूम चेंज आता है तो वर्क का फैक्टर आप डिनाई नहीं कर सकते। इंटरनल एनर्जी में तो आपने वॉल्यूम चेंज करना ही नहीं, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाला फैक्टर तो वैसे ज़ीरो हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गैसेस में और सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम चेंज के फ़र्क की वजह से, यानी कि इसमें वॉल्यूम चेंज जो होता है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड ज़ीरो के बराबर होता है, लिहाजा यहाँ पे वॉल्यूम चेंज तो आना नहीं। तो जो इंटरनल एनर्जी में आपकी हीट ने एनर्जी कंटेंट्स बढ़ाने हैं वही एंथैल्पी में तकरीबन बढ़ा देता है। तो डेट्स वाई वहाँ ये तकरीबन बराबर होते हैं, और दूसरी जगह पे इनमें डेल्टा H जो होता है वो ग्रेटर देन डेल्टा E होता है। अब हमारा कंसर्न आ गया एक और, वो कंसर्न क्या है, वो ये है कि हम थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के फैक्टर्स से अब जाते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ने से पहले मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री की जो वर्ड लिखा हुआ है ना इसके दो पार्ट्स बता रहा हूँ। थर्मो हीट केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या होगा, हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। एक रिएक्शन हुआ है, मसलन आप ऐसा करें चीनी लें और उसे गर्म करते जाएं, वो एक टाइम आएगा कि ब्लैकिश सी होनी शुरू हो जाएगी, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। वो एक केमिकल चेंज आया, डिकम्पोजिशन हुई, कैसे, हीट देकर। समटाइम कुछ रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट प्रोड्यूस होती है। पानी के ऊपर सोडियम मेटल को फेंके, पानी पे फ्लोट करेगी और बेहतरीन रिएक्शन करेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी और इतनी हीट प्रोड्यूस करेगी कि हाइड्रोजन गैस जलना शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसा पानी जो है उसके ऊपर कोई चीज़ बर्न कर रही है। तो ये सारी बातें जो हैं
ये बता रही हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी एंडो और एक्सो होती हैं, ऐसा नहीं है। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो देयर इज अ चेंज इन हीट, देयर इज चेंज इन एनर्जी। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट या निकल जाती है या ऐड हो जाती है। आप अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालें, सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब आते हैं हम टुवर्ड्स द फिजिकल चेंजेस। एवेपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट कैरीज ऑन एट एवरी टेम्परेचर। साइड से हीट आती है, साइड से हीट आती है, सिस्टम में ऐड हो जाती है। जब वो सिस्टम में ऐड हो जाती है तो सिस्टम में मौजूद पार्टिकल उसको गेन करके एवेपोरेट कर जाते हैं। या आप इसको यूँ समझे, अगर ये समझ नहीं आ रही, सिस्टम से पार्टिकल हाई एनर्जी वाले एवेपोरेट कर गए, उनको कंपनसेट करने के लिए हीट आ गई। अब ये एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है इट रिक्वायर्स हीट, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बर्निंग हम अक्सर बेशतर हमारे यहाँ तो एयर पोल्यूशन का जो वैल्यू है और बर्निंग है कोल की एयर पोल्यूशन का कॉज है, ये सारी की सारी जो है ये एक थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले रिएक्शन है, क्योंकि इनमें हीट चेंजेस आते हैं। हीट चेंजेस असल में आप यूँ समझ लें पार्ट होते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी चेंज की वजह से। सम टाइम होता है बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी चेंज जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है बॉन्ड मेकिंग से, या वाइस वर्सा, तो देन रिएक्शन या एंडो होगा एक्सो। इस चीज़ को समझने के लिए मैं इसको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। पहली बात आप ये समझ जाएं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों आ सकती हैं बाय द चेंज इन एनर्जी, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, दोनों चेंजेस आ सकती हैं। यानी कि आपका जो थर्मो क्या वर्ड है ना वो हीट चेंजेस की बात कर रहा है, और जो केमिस्ट्री है वो केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है। एंडो को ट्रिक के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एंडो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एंडो और एक्सो में क्या फ़र्क है। एंडो का मतलब होता है एंटर होना, एंटर होना किसका, थर्म का। हीट अगर एंटर हो जाए तो वो एंडोथर्मिक है। एक्सो का मतलब लेना है आपने एग्जिट होना, यानी कि हीट अगर निकल जाए तो वो एक्सो है, एक्सोथर्मिक है। एक्सो निकल जाए, एग्जिट हो जाए, थर्म हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होंगे, एंडोथर्मिक वो होंगे जिसमें हीट ऐड होगी, आप उसको सही वर्ड लिखें एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक क्या होंगे, जिसमें हीट लॉस्ट होगी या रिमूव हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। तो अगर हीट बाहर निकल जाए, रिमूव हो जाए सिस्टम से बाहर, अच्छा ये सिस्टम्स की बात कर रहा हूं मैं, सिस्टम में आ जाए एंडोथर्मिक, सिस्टम से निकल जाए एक्सोथर्मिक, सिस्टम में आ जाए एंडोथर्मिक, सिस्टम में निकल जाए एक्सोथर्मिक। जनरली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ना, जनरली बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये सच 100% सच हो, 90% जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं ना, खुदकार रिएक्शन जो खुद ही होते हैं, वो एक्सो होते हैं। मसलन कागज़ को जलाओ जलता जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जनरली बात करूं यानी कि 90% के लिए बात करूं, ना कि 100% के लिए, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की निशानी है। लेकिन आगे जाके मैं बताऊंगा कि जनरली क्यों कह रहा हूं, यानी कि कुछ ऐसी एग्जांपल होंगी जो एक्सोथर्मिक होंगी मगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी। अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और एनर्जी, इसमें क्या होता है, मतलब एंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट्स की एंडो में क्या होना है, एनर्जी एंटर होनी है। रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी लेवल होता है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल होता है। क्यों, एनर्जी एंटर होगी, एब्जॉर्ब होगी। यानी कि जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होगी वो लेसर होगी प्रोडक्ट्स की एनर्जी से। देखिए बड़े वाला जो फेस होता है ना वो बड़ी वैल्यू को शो करता है, जो छोटे वाला फेस होता है वो छोटी वैल्यू को शो करता है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा, क्यों, लेकिन रिएक्टेंट्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और प्रोडक्ट में तब्दील होगी, तो वो हाई लेवल पे आ गई प्रोडक्ट। यूजुअली ऐसी सूरत में
इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम होगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होगी वो कम होगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होगी ज़्यादा होगी। एनर्जी कंटेंट प्रोडक्ट के ज़्यादा होंगे, आसान लफ्ज़ों में। यूजुअली जो कम लेवल पे होते हैं ना, हम उनको कंसिडर करते हैं स्टेबल, और जो हायर लेवल पे होते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं अनस्टेबल। यूएनएस का मतलब है अनस्टेबल, शॉर्ट फॉर्म लिखिए। एंथैल्पी यानी कि हीट कंटेंट्स, इन टोटल इंटरनल एनर्जी के अलावा हीट कंटेंट भी कम होंगे इसमें प्रोडक्ट के। अच्छा, एक बात याद रखें, जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है तो वो एक ब्रिज को, बैरियर को पास करता है। वो बैरियर असल में ये जो हाइट है ना, इसका रिएक्टेंट से जो फासला है वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, उसे EA से शो किया जाता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए चाहिए होता है। ऐसा नहीं है रिएक्टेंट यहाँ से उठ के स्टेप किया और प्रोडक्ट में जाके बैठ गए, नो, एक्चुअली वो एक बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट से नहीं। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे तो रिएक्टेंट के लेवल से जो पीक है, बैरियर है, इसे बैरियर या पीक कहते हैं, तो वहाँ तक का फासला एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से स्टार्ट। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में जो एनर्जी का गैप है, ये कहलाएगा डेल्टा H, और ये वैल्यू जो है ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी कि जो डेल्टा H है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एनर्जी का गैप, वो डेल्टा H जो होगा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। पॉजिटिव को सम टाइम ग्रेटर देन 0 भी कंसीडर, मतलब कोई MCQ आ गया और उसमें लिखा हुआ है द एंथैल्पी चेंज डेल्टा H फॉर सर्टेन रिएक्शन इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है ना, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब मैं इस तरफ चलता हूं, अब मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे यहां पे बनाता हूं रिएक्टेंट और उससे लो लेवल पे बनाता हूं प्रोडक्ट। यानी कि अब हो क्या रहा है, रिएक्टेंट्स जब बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट कम एनर्जी वाली बनती है। यानी कि इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो उसने एनर्जी रिलीज कर दी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो ग्रेटर हैं प्रोडक्ट के इंटरनल एनर्जी या हीट कंटेंट से। अब आप कहेंगे इसका मतलब ये हो गया कि सर जो प्रोडक्ट्स है ना, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट्स नॉट प्रेशर, जो प्रोडक्ट्स है ना ये एनर्जी में कम है, लिहाजा हो यूँ रहा है कि इसका यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन इनमें ये जो फासला है ये डेल्टा H को शो कर रहा है। अब आप कहेंगे ये डेल्टा H और ये मीन्स इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, इसकी कम। समहाउ एक्टिवेशन एनर्जी कम ज़्यादा में नहीं, आपने इधर से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको वो ग्राफ चाहिए होगा। ये जो बैरियर है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एंथैल्पी चेंज नहीं है। अक्सर बच्चे से कंफ्यूज कर जाते हैं, स्टूडेंट्स इसे कंफ्यूज कर जाते हैं और वह MCQs में गलत ऑप्शन लगाए जाते हैं। आपने याद रखना है रिएक्टेंट से बैरियर तक का फासला जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, चाहे वो एंडो हो चाहे वो एक्सो हो, चाहे वो एंडो हो चाहे वो एक्सो हो। एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो रिएक्टेंट से बैरियर तक का फासला होगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा H से शो होता है, वो डेल्टा H से शो होता है। सो डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी चेंज। अब आपने एक बात याद रखनी है, इसको अपने जहन में उठा के रखना है, इसमें एंथैल्पी चेंज जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब है सिस्टम से एनर्जी निकल गई है, एग्जिट हो गई है, एनर्जी exited, removed from system। अब आप कहेंगे इसकी वैल्यू लेस देन 0, लेस
देन 0। अब आपको अगर MCQ आ जाए इसका, ये चूंकि MCQs हैं, इम्पोर्टेंट हैं, अगर आपको ये वाला एरिया सारा, चूंकि हमने इस लेक्चर में सारे टर्म्स को क्लियर करना है एक दफ़ा, फिर ही हम MCQs की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको MCQ आ जाए कि एक एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आया है, तो आपने फ़ौरन कहना ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, जनरली इसमें प्रोडक्ट स्टेबल है। आप इसमें अगर बात करें तो इसके अंदर प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्टेंट एज कंपेयर टू प्रोडक्ट अनस्टेबल है। ये स्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट अनस्टेबल है, UNS। इसकी मिसाल देखते हैं ना। आप मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनती है। सुई गैस चलाते हैं ना हम सारे घर में खाना पकाने के लिए, तो उसमें होता क्या है कि जब आप उसे आग लगाते हैं तो वो आग खुद ही जलती जाती है, वो खुद ही जलती जाती है। इट कीप ऑन बर्निंग, इट कीप ऑन इग्नाइटेड। वो कीप ऑन बर्निंग क्यों है, वो जलती क्यों जाती है? उसकी वजह ये है कि रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस। क्यों? प्रोडक्ट स्टेबल बन रही है, लिहाजा रिएक्शन फॉरवर्ड भागी जाता है, भागी जाता है, भागी जाता है और प्रोडक्ट्स बनाई जाता है, क्योंकि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस। हाँ, उसे स्टार्ट करने के लिए इग्निशन चाहिए, स्टार्ट करने के लिए इग्निशन चाहिए, लेकिन उससे पहले वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये अब आपने बात याद रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इनसे रिलेटेड MCQs आते हैं आपके एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनमें ये चीज़ें आपके MD कैट में, आपकी ई कैट में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब हम चलते हैं अपने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के फ़र्क की तरफ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं? खुदकार, खुद ही होने वाले, खुद ही होने वाले। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ कैंडल है, पेपर है डेली लाइफ में, कोल है, पेट्रोल है, और भी बहुत सी हैं। अब आप कहेंगे क्या फिजिकल चेंज भी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है? यस, फिजिकल चेंजेस भी स्पॉन्टेनियस होती हैं। मसलन पानी का हाइट से नीचे गिरना खुद ही गिरेगा, आपको कोई फोर्स, प्रेशर, एक्सटर्नल वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, वो खुद ही गिर जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो खुद हों, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, वो खुद ही होता है। जनरली ये एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ एंडोथर्मिक भी होते हैं। मैं एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करता हूँ। वाटर जो होता है वो लिक्विड से खुद ब खुद वाटर के वेपर्स में तब्दील हो जाता है, 44 के अराउंड वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके 1 मोल के लिए। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ज़रूरी नहीं कि हर रिएक्शन एक्सोथर्मिक जो है वो स्पॉन्टेनियस हो। कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि वेपोरेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ही होता है। ये एक MCQs के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होता है। उसमें आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमारी बुक्स में और भी एग्जांपल हैं, बट फॉर टू क्लियर योर कंसेप्ट एंड द कंपैरिजन के ऐसा जनरली वर्ड में बार बार क्यों यूज़ कर रहा था, उसकी ये वजह थी। नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है रिएक्शन करने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, उनको जोर चाहिए होता है रिएक्शन हो। ऐसे रिएक्शंस में आप मिसाल ले सकते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर एंड एक्सेट्रा। अच्छा, फिजिकल चेंजेस भी नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब पानी को नीचे से ऊपर ले जाना, दैट रिक्वायर्स मोटर। मोटर क्या करती है? मैकेनिकल वर्क करके ऊपर भेजती है, क्यों खुद जा नहीं सकता। तो फिजिकल चेंजेस भी नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। ये ज़्यादातर एंडो होती हैं, दे रिक्वायर एनर्जी, इनमें एनर्जी धक्का लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ एक्सोथर्मिक भी होती हैं। अब ये आपका एक होमवर्क है, आपने 2 एग्जाम्पल्स करनी है जो एक्सोथर्मिक हो और नॉन स्पॉन्टेनियस हो। मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल बताऊं। अमोनियम क्लोराइड को पानी में हल करें तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और वो स्पॉन्टेनियसली हल हो जाता है। आपको पानी में उसे डालें, वो हल हो जाएगा पानी में, वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो वो होगा
एंडोथर्मिक और वो होगा स्पॉन्टेनियस। आपने एक्सोथर्मिक के 2 एग्जांपल्स तलाश करनी है। नाउ लास्ट, टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस। हीट का सिंबल क्यू होता है, टेम्परेचर का सिंबल टी होता है। ये डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये हीट ट्रांसफर, ये हीट जो है, हीट एक्चुअली क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी की अमाउंट है, एनर्जी की अमाउंट है जो हॉट बॉडी से ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी को। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है। हीट और टेम्परेचर में रिलेशन भी है, मसलन Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ये किसमें, कैलोरी मीटर में हमने पढ़ा है। और इसके अलावा Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T या C डेल्टा T, बॉम्ब कैलोरी मीटर में हमने पढ़ा है। इसके जो यूनिट होते हैं ना टेम्परेचर के, वो डिग्री, केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट डिग्री होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हीट के यूनिट आप जाउल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह वगैरह ले सकते हैं। कैलोरीज यूजुअली यूज होता है। अब एक बात आपने याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी। हीट फ्लो अमाउंट को मेजर करने के लिए आप कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर में आपके जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं वो सारे बेसिक डेफिनेशन हैं थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स की, और उनका कंपैरिजन है। ये एक्चुअली मैंने डेफिनेशन याद नहीं करवाई, मैंने कंपेयर की हैं चीज़ें, ताकि आपको इन सारे कंटेंट्स को MCQs में अटेम्प्ट करने में आसानी हो, जो हम दूसरे लेक्चर के एंड पे करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हम इन्हीं कंटेंट्स को स्टडी करेंगे।